हाँ कर दो। करूं? कल हम लोग जो हमारा फूड मतलब अगर बात करें फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम होना है, ठीक है, उसके लिए पार्ट बी में हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने भोजन के घटक, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें विभिन्न प्रकार के, ठीक है, भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनको हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते थे। अगर बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बेस पर, ठीक है, कौन कार्बनिक तत्व है, कौन अकार्बनिक तत्व है, पोषक तत्व है, किनकी हमको अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, किनकी हमको कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी दीर्घ मात्रिक, सूक्ष्म मात्रिक, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा देने वाले, यानी कि किन पोषक तत्वों से हमको ऊर्जा मिलती है और किन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। इस आधार पर हमने सबसे पहले कल क्लासिफाई कर लिया था। उसके बाद हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट। क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मेनली क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो जिस किसी में भी, ठीक है, कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम जैविक या कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। कैसे है? दीर्घ मात्रिक न्यूट्रिएंट्स है, हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इनसे हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है। किसकी आपूर्ति होती है? ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण पर यानी ऑक्सीडेशन पर कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर अगर बात करें तो 4 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये पूछा जाता है, ठीक है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर प्राप्त होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तब भी एनर्जी मिलेगी, जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा इतनी ही क्वांटिटी 1 ग्राम, ठीक है, तो अभी एनर्जी हमको कुछ ना कुछ मिलती है। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, 1 ग्राम से, तो कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। वहीं जब 1 ग्राम फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कितना? 1 ग्राम, तो एनर्जी कितनी प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कितना? 9 किलो कैलोरी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और, ठीक है, अगर बात करें प्रोटीन, ठीक है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। वहीं अगर फैट मात्रा उतनी 1 ग्राम तो इससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। आगे हम फैट में अच्छे से देखेंगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। तो हम क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत शर्कराएं, शर्कराएं जो है वो किसके अंतर्गत आती है? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, अगर बात करें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ठीक है, टेट्रासैकेराइड, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि सभी में सैकेराइड, ठीक है, सभी में क्या आपको दिख रहा होगा? सैकेराइड, ठीक है। तो याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनकी यूनिट, इकाई क्या है? सैकेराइड। क्या है? सैकेराइड, ठीक है, इकाई क्या है? सैकेराइड। क्या है? सैकेराइड, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो इन सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक सैकेराइड इकाई होगी उन कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसैकेराइड के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सैकेराइड इकाई होंगी डाई, जिनमें 3 होंगी ट्राई, इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, ठीक है, सैकेराइड। तो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप जो है जिसको हम
वैसे आप कितना भी रख सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, लेकिन मेनली हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, पहला जो होता है जिसको हम मोनोसैकेराइड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड। अब देखो मोनो और सैकेराइड, यानी कि कितने सैकेराइड की इकाइयां सम्मिलित होंगी मोनोसैकेराइड में? 1। तो मोनोसैकेराइड क्या है? ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक सैकेराइड की इकाई से मिलकर बने होते हैं, 1 यूनिट से बने होते हैं, सैकेराइड की 1 यूनिट से मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, इनका पाचन नहीं होता, पाचन उसका होगा, ठीक है, जिसको हम, पाचन क्या है अगर बात करें? डाइजेशन। ठीक है, यहाँ हमारे टॉपिक में डाइजेशन नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ बताना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पाचन वो क्रिया है जिसमें हम जो भी भोज्य पदार्थ खाना खाते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल फॉर्म में, ठीक है, रूप में होता है। उसको सरल रूप में बदलना, ठीक है, सिंपल फॉर्म में बदलना, ताकि हमारे शरीर में उसका क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो सके और शरीर की कोशिकाएं उसे यूज कर सके। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन। ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जो मोनोसैकेराइड ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इसी से तो सारे सैकेराइड मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, इस तरीके से। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो है इनका शरीर में पाचन नहीं होता, ग्लूकोज का पाचन नहीं होता। ग्लूकोज जो है हमको डायरेक्ट ब्लड में दिया जाता है ना, अगर पाचन हो रहा होता, किसी की तबीयत खराब होती, कमजोरी है, तो उसको हम ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, उसके हम स्टमक में ग्लूकोज डालते ताकि उसका डाइजेशन हो। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड से कहाँ पहुंचता है? सेल में, कोशिकाओं के पास पहुंचता है, वहां पर होता है हमारा क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक, अगर आपने रेस्पिरेशन सुना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो उस पर हमको नहीं जाना है, तो याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इत्यादि। अगर बात करें इसके अतिरिक्त हम, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड, अगला जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। और लास्ट होते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो मोनो के बाद डाई, फिर ऑलिगो, पॉली। ठीक है, लेकिन वो डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको हम ऑलिगो में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? ऑलिगो। ठीक है, तो याद रखना मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जो इकाई, यानी कि इकाई यूनिट, ठीक है, सैकेराइड की एक इकाइयों से मिलकर बने होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। जो एक से अधिक, यानी 2 से लेके और 9, ठीक है, तक, कहीं कहीं आपको 10 लिखा रहता है लेकिन 10 में पॉली आता है। ठीक है, याद रखना 2 से 9 तक बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और 9 से ऊपर यानी कि 10 या 10 से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होंगे सैकेराइड की, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड। क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, बहुत सी जगह आप देखेंगे, आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, तो बहुत सी जगह आपको क्या दिखेगा? मोनो, फिर डाई, डाई के बाद वो ऑलिगो, ठीक है, 3 से लेके 10, 9, कहीं कहीं 9, इस तरीके से, और बाद में पॉली। लेकिन इतना डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है? डाई, ट्राई, डायरेक्ट ऑलिगो करिए ना। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड क्या? एक सैकेराइड इकाई, ऑलिगोसैकेराइड 1 से अधिक यानी 2 से लेके 9 तक, और पॉली क्या? 10 से अधिक। ठीक है, सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, ये इधर अगर बात करें ऑलिगोसैकेराइड में, तो इसके अंतर्गत हमारा सुक्रोज, ठीक है, आता है सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज। ठीक है, अभी देखेंगे आगे, इनको देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये, तो अब इसको देख लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, दीर्घमात्रिक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अगर हम आम तौर पर सूत्र देखें, देखो सबका सूत्र अलग अलग होता है फाइनल। ठीक है, ऑलिगो अगर बात करें, हमारा जो पॉलीसैकेराइड है, सबका सूत्र अलग अलग होता है, लेकिन आप कॉमन सूत्र क्या दे रहे हैं? सैकेराइड का। यहाँ पर कॉमन सूत्र हम किसका बता रहे हैं? सैकेराइड, जो इकाई होती है ना सैकेराइड, ठीक है, इसका कॉमन सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो सैकेराइड इकाई मतलब एक इकाई, यानी कि अगर बात करें C6H12O6, तो ये एक इकाई है ना, यूनिट, ठीक है, इकाई। तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो C, ठीक है, H2O का होल N, ठीक है, यहाँ पर N इक्वल 6, ठीक है, आप देखिए, तो C6, यहाँ पर 6, 6 2 12 एंड O6, ठीक है। तो ये कॉमन जो सूत्र है ये किसका है? एक सैकेराइड इकाई का है। किसका है? एक सैकेराइड इकाई का है। जब हमारे ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बनते हैं तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी का होता है C12H2211 सुक्रोज वगैरह का, ठीक है, तो वो अलग होते हैं। यहाँ पर हम कॉमन सूत्र किसका देख रहे हैं? सैकेराइड का। किसका देख रहे हैं? सैकेराइड का, ठीक है। तो क्या होता है? CH2O का होल N, जहां N जो अगर है तो उसको हम 6 रखते हैं, तो C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज कॉमन फॉर्मूला होता है, 6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबका कॉमन है C6H12O6, C6H12O6, क्योंकि इकाई है ना, मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए, ठीक है। अब इनका हम आगे
वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो इनका अगर केमिकल बेसपन का वर्गीकरण देखें तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सरलतम शर्करा होते हैं, पाचन नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, फ्रक्टोज वगैरह है, ठीक है। ये अगर बात करें ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सरलतम रूप है, इन्हें छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनको हम स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे क्या है, मोनोसेक्राइड, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है पूछे जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बने होंगे, एक सैकराइड इकाई से मिलकर बने होंगे, सैकराइड के 1 यूनिट से मिलकर बने होंगे। तो कभी ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं उनकी यूनिट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, सैकराइड। सारे कार्बोहाइड्रेट सैकराइड से ही तो मिलकर बने हैं, मोनो चाहे डाई हो चाहे ओलिगो जो भी हो XYZ, ठीक है, चाहे पॉली कुछ भी ले लो, आपको ट्राई व्राई जो भी सैकराइड लेना हो, सारे किससे मिलकर बने हैं, सैकराइड इकाइयों से। तो मोनोसेक्राइड अभी हम देख रहे हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मोनोसेक्राइड। जिसमें कुछ पूछ लिया जाता है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा, ठीक है, पूछ लेते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा बोलते हैं, ठीक है। ये सबका इसका कॉमन जो फॉर्मूला है ना, सबका सब में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, C6H12O6, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, ठीक है। उनका जो विन्यास से जुड़ने का क्रम है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाता है, बाकी सबका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इन तीनों का, क्योंकि मोनोसेक्राइड है ना, ठीक है। ये चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको डाई वाई नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको क्या बता रही हूँ, ओलिगोसैकेराइड, क्या बता रही हूँ, ओलिगोसैकेराइड, पेपर में यही पूछते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड किससे मिलकर बने होते हैं, 2 से लेके और 9 तक, ठीक है, आप लोग नोट करिए, 2 से लेके 9, ठीक है, सैकराइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उसके अंतर्गत सब समाहित हो जाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, पेंटा, सारे सैकराइड, ठीक है, 9 तक रहते हैं, ठीक। और ये किसके द्वारा अगर जुड़े होते हैं, इसमें जो इकाइयां हैं सैकराइड की इकाइयां, वो किससे मिलकर जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, किससे द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। जो सैकराइड की इकाइयां होंगी, एक से अधिक है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक किससे जुड़ी होंगी, बॉन्ड से जुड़ी होती है, जिस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो इनके कुछ एग्जाम्पल है पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज जो है किससे मिलकर बना है, देखो ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, तो ये डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड, इसको हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, किसमें, ओलिगोसैकेराइड में रख लेते हैं पूरे, ठीक है, 2 से 9 तक। तो सुक्रोज ग्लूकोज से मिलकर बना है और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ठीक है। अगर बात करें लैक्टोज, तो लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज से मिलकर बना है और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, ये देखो सब मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड हो चाहे पॉलीसैकेराइड हो सारे। माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। याद रखना, पूछा जाता है कि जो सुक्रोज है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर, क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, ठीक है, पूछा जाता है सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और पता नहीं रहते, ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं। वहीं पर अगर बात करें, ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। माल्टोज जो है इसे क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, ठीक है, माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कौन सी शुगर टेबल शुगर है, कौन सी मिल्क शुगर है, कौन सी, ठीक है, माल्ट शुगर है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड, मैंने आपको पूरे बता दिए, 3 नहीं, वो 2 से पूरे 9 तक रहते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक रहते हैं, 2 से लेके 9 तक, जिसमें हम डाई वाई सबको ओलिगो में ही रखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था, इसमें भी था जो मेरे पास था, ठीक है, पीपीटी, इसमें भी ऐसा वर्गीकरण है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन रियल में जो 2 से और 9 तक है उनको हम ओलिगो में रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि कौन मोनो से है, कौन, ठीक है, ओलिगो में है, कौन पॉली में है, और किसको कौन सी शर्करा बोलते हैं, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, बड़े और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये अभी तक सारे हमने देखे वो सब क्या थे, कार्बोहाइड्रेट ही थे, तो ये कैसे है, जटिलतम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये कई मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 10 से अधिक, ठीक है,
और इनमें से कुछ अगर बात करें, हमारा जो शरीर है इनको पचा नहीं पाता, ठीक है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, ठीक है। अगर बात करें जो काइटिन, ठीक है, ये क्या है, इसको काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइटिन, ठीक है। जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, अगर बात करें जो पॉलीसेकेराइड है, ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं। किसको बनाने में हेल्प करते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लांट में, ठीक है। वहीं पर अगर काइटिन की बात करें तो काइटिन का काम क्या है, अगर बात करें तो ऑर्थोपोड्स जो क्या होते हैं, ऑर्थोपोड होते हैं ना, ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोड मतलब अब अगर बात करें तो जितने भी हमारे इंसेक्ट वगैरह आते हैं, क्या आते हैं? इंसेक्ट, कीड़े वगैरह, कॉकरोच वगैरह, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोड में ही आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा, ठीक है। जो फाइलम क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटी, हेलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, तब आता है ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो इनका जो कवच होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा में जो कवच है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये सब अगर बात करें ग्लाइकोजन, ठीक है, ये रहा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है ये अगर बात करें तो जीवों में, ठीक है, प्लांट में नहीं होता, ये जो है जीवों के रूप में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है जब हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो वो किस फॉर्म में संचित हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये समझ में आ गया होगा इतना, आगे बढ़ते हैं। एक होता है केरेटिन, ठीक है, देखो ये काइटिन है, इसको काइटिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? काइटिन, ठीक है। तो ये तो क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अगर बात करें एक होता है केरेटिन, क्या होता है? केरेटिन, तो अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केरेटिन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन, ठीक है। अल्फा बीटा कई फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हमारे बाल, नाखून वगैरह केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं ना, ठीक है। मकड़ी का जाल होता है, उसमें भी एक प्रोटीन ही केरेटिन का एक सब टाइप होता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे तब। चलिए, तो काइटिन अलग है और केरेटिन अलग है, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने पॉलीमर सुना होगा। क्या सुना होगा? पॉलीमर, बहुलक, बहुलक सुना है? बहुलक, पॉलीमर, ठीक है, बहुलक, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारे सेलुलोज वगैरह है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं? पॉलीमर भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर। तो बहुलक क्या होते हैं? एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर जो बना होता है वो क्या कहलाते हैं? बहुलक। यानी एक से अधिक मोनोमर यूनिट से जो मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर। क्या कहलाते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? जो एक से अधिक मोनोमर यूनिट से बने होते हैं। बहुलक क्या है? जो एक से अधिक 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, वो बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, ठीक है। बहुलक, कई प्रकार के बहुलक होते हैं, हमें उधर नहीं जाना है, ठीक है। टेफ्लॉन वगैरह, पीवीसी वगैरह, नायलॉन, ये सब बहुलक ही है ना, ठीक है। हमको इधर वाला बायो वाला थोड़ा बहुलक देखना है, ठीक है। तो इसमें बहुलक अगर बात करें तो जो हमारा स्टार्च है, सेलुलोज है, ये कई सारी सैकराइड यूनिट से मिलकर बने हैं ना। सैकराइड यानी मोनोमर, 1,00,000 इकाई, उससे मिलकर बने हैं। तो अगर कभी पेपर में आए कि उपरोक्त में से कौन बहुलक है, पॉलीमर है, तो उसमें पीवीसी वगैरह ये दिया रहेगा तो आप कहेंगे हाँ ये तो है। लेकिन अगर उसमें स्टार्च, सेलुलोज दे दिया है तो सोचोगे ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि पॉलीमर वो होते हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो जितने भी, हाँ, कि ग्लूकोज नहीं है पॉलीमर, ठीक है, लेकिन जो पॉलीमर क्या है हमारे, बहुलक क्या है, अगर बात करें तो सेलुलोज वगैरह है, स्टार्च वगैरह है, ठीक है। ये चलो, ये अब हम देखते हैं इनके कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य क्या है? ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा के सोर्स हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि 1 ग्राम ग्लूकोज जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर कितना, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा देते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है, जब वो टूटता है तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, और हमको शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की ऊर्जा करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा करेंसी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं इसमें। और हमारे शरीर का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो, अगला काम हिस्सा क्या है? ऊर्जा को भंडारित करके रखना, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ग्लाइकोजन
ठीक है, जो हमारा पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल अभी बताया था ना ग्लाइकोजन आपको, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको संग्रहित करके रखता है, बताया था आपको, कहाँ गया, ये रहा, इधर बताया था, ये रहा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर बात करें तो ऊर्जा का भंडारण करके रखता है, क्या करता है, ऊर्जा का, ठीक है, भंडारण करके भी रखता है, ठीक है। ये देखो, ये है जानवरों में ग्लूकोज को लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, या ग्लाइकोजन महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, स्टोर करता है, जो आवश्यकता होने पर ऊर्जा के रूप में फिर टूटता है और हमको उसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पौधों में वहीं पर स्टार्च के रूप में, ठीक है, ये संचित हो जाता है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद इसका अगला फंक्शन क्या है, अगर बात करें तो संरचनात्मक भूमिका में, किसमें, संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर की संरचना में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि सेलुलोज, ठीक है, सेल वॉल के निर्माण में, सेलुलोज पौधों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ये तो ये उनके संरचनात्मक में मतलब बात करें तो संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था काइटिन, बताया था ना काइटिन, ठीक है, तो बताया था मैंने काइटिन जो है, ठीक है, ये जो है ऑर्थोपोड की जो बाहरी कवरिंग, यानी कि उनका जो कवरिंग है आउटर, ठीक है, वो उनकी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये संरचना में प्लांट में भी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि प्लांट में किसमें, सेल वॉल, कोशिका भित्ति में, ठीक है, सेलुलोज की बनी है। वहीं अगर बात करें काइटिन, तो जो ऑर्थोपोड है, ठीक है, उनकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है, एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए, ओलिगो नहीं है, पॉली है काइटिन, ठीक है। इसके बाद कोशिका को संकेत देने में और उसकी पहचान में भी, यानी सेल सिग्नलिंग और आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, ठीक है, इसमें भी सहायता करता है हमारा, ठीक है। कोशिकाओं की सतह पर अगर बात करें तो ओलिगोसैकेराइड जो है, ठीक है, वो कोशिका के पहचान में और उनको सिग्नल भेजने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन तो है, साथ में ग्लाइको ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ग्लाइको ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड, तो इसमें लिपिड अलग है, ठीक है, फैट है, लेकिन फैट के साथ हमारा क्या, ग्लाइको ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये इस काम में भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हम देखेंगे ये क्या है, हमारा प्रोटीन का एक भाग है। प्रोटीन जो है उनको हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, अगर बात करें तो संयुग्मित प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक प्रकार की प्रोटीन है जिसमें कुछ अन्य ग्रुप भी ऐड होते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्रुप, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कोई ग्रुप ऐड हो गया, इस तरीके से। इसका अगला फंक्शन है, अगर बात करें प्रोटीन और वसा को, ठीक है, बचाने के लिए भी हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो अगर बात करें, जब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में उपलब्ध होता है तो शरीर उन्हें ऊर्जा के रूप में क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है, जिससे प्रोटीन को ऊर्जा के लिए टूटने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन से भी हमको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जो बसा है फैट, उससे भी हमको क्या मिलती है, इससे भी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे भी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तीनों से एनर्जी मिल रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन, ये टूटता है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, मिलती तीनों से है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में होता है तो प्रोटीन जो है, ठीक है, उसको अगर बात करें तो एनर्जी के रूप में टूटने से वो बचाता है, फैट को जो है उसको स्टोरेज करके रखता है। जब कोई व्यक्ति जो है वो कई दिनों तक उपवास रखता है, कुछ खाता पीता नहीं है, नहीं खाता है ना, तब प्रोटीन और फैट जो है उसकी बॉडी में जो संचित प्रोटीन, ठीक है, और जो फैट है ये टूटता है, ठीक है। कोई एकदम से नहीं मरता, आप खाना पीना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए, कोई बात नहीं है, प्रोटीन तो है, इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। फैट है, आप पतले हो जाएंगे, आपका जितना चर्बी जमा है वो टूटेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब अगर हम पर्याप्त मात्रा में क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो जो प्रोटीन है और जो बसा है, ठीक है, वो टूटने से बच जाएगा, एनर्जी के रूप में वो टूटता है, तभी तो हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम इनको संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। अगला है अन्य अणुओं के संश्लेषण के लिए, मतलब निर्माण के लिए, ठीक है, ये काम करता है, ठीक है, निर्माण के लिए भी काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और हमारा आरएनए। कल मैंने बताया था डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और आरएनए जो है वो बेस से, ठीक है, शुगर
और फॉस्फेट, ठीक है, बेस ही होते हैं वही चार, ठीक है, बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अंतर ये होता है, अंतर होता है थोड़ा नाइट्रोजनस बेस का अंतर होता है, ठीक है। बेस होते हैं, अगर बात करें प्यूरिन पिरिमिडीन, यहाँ हमको नहीं जाना है प्यूरिन पिरिमिडीन पे, हमको मेनली यहाँ शुगर देखना है। क्या देखना है? शुगर। तो कल मैंने बताया था डीएनए की कैसी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए की क्या होती है, राइबोस शुगर, और दोनों ही किस नेचर की होती है, पेंटोस। कैसी होती है? पेंटोस शुगर होती है, ठीक है। कैसी होती है? पेंटोस शुगर, 5 कार्बन होते हैं, बताया था कल इस तरीके से। ये होती है पेंटोस शर्करा और ये होती है हेक्सोस शर्करा जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न अणुओं के संश्लेषण में भी, ठीक है, हेल्प करता है, जैसे कि, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, लिपिड के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका पूर्ववर्ती के रूप में निभाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो डीएनए आरएनए है, ठीक है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, बेस शुगर फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। तो शर्करा, शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है, पेंटोस शुगर है, बस। अगर शुगर नहीं होगी तो डीएनए बनेगा ही नहीं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका काम क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, जो मेन फंक्शन है। इसके अतिरिक्त संरचना में भी, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो अगर विभिन्न प्रकार के जीव हो, उनकी संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ऑर्थोपोड में काइटिन, ठीक है, उनकी कवरिंग रहती है सेल वॉल, ठीक है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा विभिन्न जो वाइटल एक्टिविटी है यानी जैविक क्रिया है उनके संचालन में भी, संपादित करने में भी सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की क्या हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, क्या हो जाए, बॉडी, इसका विटामिन है, चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट की अगर हमको कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो हमको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है, ये बता देती हूँ, ये पूछे जाते हैं। तो एक रोग है जिसको हम बोलते हैं मरासमस, क्या बोलते हैं, मरासमस, और एक है जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर, क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, मरासमस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मरासमस, और एक अन्य रोग है आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर, क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं होता है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। और ये किसमें होता है, अगर बात करें 1 से 1.5 साल से ऊपर के बच्चों में होता है, ठीक है। तो आप 1-1.5 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं ना, 1.5 साल से ऊपर के बच्चे 1-1.5 साल से, उनमें कौन सी डिजीज होती है, क्वाशियोरकर। कौन सी होती है, क्वाशियोरकर। किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, क्योंकि 1 साल से बड़ा बच्चा है, कोई उसको कुछ नहीं देगा, दाल वाल कुछ नहीं दे रहा, रोटी तो कहीं ना कहीं से खा ही लेगा ना, तो कमी किसकी होगी, प्रोटीन की होगी। तो याद रखना 1 साल से ऊपर यानी 1.5 साल उससे ऊपर के बच्चों में कौन सी डिसीज होती है, क्वाशियोरकर। वो किसकी कमी से है, प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। एक और डिसीज होती है जिसको बोलते हैं मरासमस, क्या बोलते हैं, मरासमस। अब इसमें क्या होता है मरासमस में, इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है, ठीक है, और ये पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है। तो एक डिसीज है मरासमस जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी तो होती है, साथ में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, और ये छोटे बच्चे मतलब 1-1.5 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं ना उसमें होती है, यानी कि 1 या 1.5 साल से, ठीक है, छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, 1-1.5 साल से कैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उनमें कौन सी होती है, मरासमस, ठीक है। और 1-1.5 साल से ऊपर के बच्चों में क्वाशियोरकर। मरासमस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोरकर में सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन की कमी, ठीक है। ये तो ये पूछ लेते हैं रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा। अन्य कमी क्या है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक जो, ठीक है, जिनके निर्माण में सहायक होते हैं वो प्रभावित होगी अगर इसकी कमी है, ठीक है। अगर बात करें सेल वॉल का निर्माण बाधित होगा, ठीक है। ये कुछ इसके ये पूछे नहीं जाते, रोग पूछ लेते हैं इसलिए मैंने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला पोषक तत्व है जो इसमें है विटामिन। क्या है, विटामिन। सारे ही पढ़ने हमको एक एक करके, विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन अगर बात करें, पहले इधर देख लो, विटामिन कैसा है, सूक्ष्म मात्रिक की दीर्घ मात्रिक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो, ठीक है, यानी सूक्ष्म मात्रिक। कैसा है, सूक्ष्म मात्रिक। हमें कम मात्रा में विटामिन लेते हैं हम, ठीक है। इससे हमको एनर्जी मिलती है, कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। फिर हम क्यों खाते हैं, हम इम्यूनिटी अच्छा बना रहे, किस लिए खाते हैं, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, प्रतिरक्षा तंत्र सही रहे, ठीक है। विभिन्न क्रियाओं को अगर बात करें वो अच्छी बनी रहे, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु, विभिन्न प्रकार के
रोगों से बचाव हेतु हम विटामिन खाते हैं। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि विटामिन जो है वो कैसे है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो याद रखना है आपको, विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक। क्या है, ऑर्गेनिक, कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन में भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनके फॉर्मूले सबके, हालांकि फॉर्मूले कभी पूछे नहीं जाते हैं, इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, केमिकल नेम, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए हैं, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, लेकिन पूछे कभी नहीं गए, ठीक है। तो आप देखेंगे उनकी संरचना में उसमें कार्बन भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, अन्य चीजें भी होंगी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन अगर है तो वो ऑर्गेनिक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत नॉलेज विटामिन की। अब हम देखते हैं कि विटामिन क्या है। तो विटामिन जैविक यौगिक बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक अगर है तो उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा, अकेले कार्बन से ऑर्गेनिक नहीं होता, ठीक है। ये शरीर के सामान्य कार्य के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगर बात करें शरीर में, लेकिन हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता। देखो कुछ विटामिन होते हैं उनको हमारा शरीर बनाता है। विटामिन के का निर्माण होता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहां पर विटामिन के का निर्माण होता है। लेकिन ज्यादातर अगर ओवरऑल बात करें तो सारे विटामिनों को हमारा शरीर नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, इन्हें भोजन से लेते हैं। किससे ग्रहण करते हैं, भोजन से ग्रहण करते हैं, ठीक है, चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो, ठीक है, हम उनको आहार से प्राप्त करते हैं। विटामिन का कार्य शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को संचालित करना या नियंत्रित करना होता है, जैसे कि इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे स्किन को अच्छे से बनाए रखते हैं, ठीक है, हमारे, ठीक है, विभिन्न क्रियाओं में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं ओवरऑल। अगर हम बात करें विटामिन, तो विटामिन को हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं विटामिन वसा में घुलनशील, जिसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और दूसरे क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल, जिसको बोलते हैं पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ए, डी, ई, के। और पानी में क्या होते हैं, बी, सी। नींबू पानी पीते हैं ना, विटामिन सी होता है उसमें। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल, सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। और सी के पहले क्या आता है, बी, कभी नहीं भूलोगे, बी सी साथ में आएगा, तो वो पानी में घुलनशील, बाकी बचे हुए, ठीक है, फैट में। तो विटामिन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के, और पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब याद रखना है, आप लोगों ने कभी ना कभी विटामिन खाए होंगे, सबने लिए होंगे, कोरोना टाइम पे तो खाए होंगे विटामिन। तो विटामिन बी जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे काफी कम लिखे हैं, मैं बता रही हूँ, जैसे कि B1, B2, ठीक है, जो हमको मुख्य पढ़ने हैं, B3, ठीक है, B5, B6, B7, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, B7, B9, ठीक है, B12, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे, ठीक है, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इत्यादि ये लिखा है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, B1, B2, B3, B5, B12, ठीक है, इत्यादि। ओवरऑल हमको इतने पढ़ने हैं, ठीक है। ये चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग YouTube पे क्लास देख रहे हैं कि हमारी क्लास जल्दी है ना ऐप पे शिफ्ट होने वाली है, तो अगर जो लोग बाकी पढ़ना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर। और हमारे अगर ये कोर्स आप लेना चाहते हैं तो इसमें काफी डिस्काउंट चल रहा है अभी, जो कि 1-2 दिन तक ही अवेलेबल है, जिसमें आप चाहे तो पार्ट ए, ठीक है, या पार्ट बी दोनों पढ़ सकते हैं, या पार्ट बी भी पढ़ सकते हैं, उस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए और जो नंबर है उस पर तुरंत डायल कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए, सबसे पहले हम कौन सा विटामिन देख रहे हैं, विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए, तो सबसे पहले तो बता दूं कि विटामिन ए कैसा विटामिन था, फैट सॉल्युबल की वाटर सॉल्युबल, वसा में घुलनशील की जल में घुलनशील, ठीक है, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, पहला तो हमको ये याद रखना है, ठीक है, वसा में घुलनशील। अब ये किसके लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए की अगर हमको कमी हो जाए तो हमको मुख्यतः, ठीक है, जो हमारे शरीर का जो प्रभावित अंग है वो हमारा क्या है, आंख है, क्या है, आई, ठीक है। तो दृष्टि संबंधित रोग आते हैं, बाकी भी है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, त्वचा संबंधी कुछ इन्फेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मेनली क्या है, दृष्टि, यानी हमारी आंख जो है, नेत्र संबंधित विकार हो जाते हैं, विटामिन ए यही पूछते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे पहला रोग क्या है, रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, किस नाम से जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, शाम के समय देखने की क्षमता जो है कम हो जाती है, रतौंधी, ठीक। दूसरा रोग है जिसे कि हम बिटॉट्स स्पॉट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बिटॉट्स स्पॉट, ठीक है, स्पॉट, इसमें सफेद सफेद जो है
वो धब्बे टाइप के आंखों में हो जाते हैं, बिटॉट्स स्पॉट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला रोग है जिसे कि हम जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, या नेत्र का सूखापन, हिंदी में बोलते हैं नेत्र का सूखापन, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया। ये कुछ महत्वपूर्ण रोग है, पूछ लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले महत्वपूर्ण रोग, ठीक है। पहला रोग क्या है, रतौंधी, दूसरा बिटॉट्स स्पॉट, तीसरा जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। रतौंधी अंधापन शाम के बाद का, बिटॉट्स स्पॉट आंखों में धब्बे धब्बे से हो जाते हैं सफेद सफेद, ठीक है। अगर अगला देखें जीरोप्थेल्मिया, इसे नेत्र का सूखापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूखापन, ठीक है, सूखापन सा आ जाता है। चलिए, दर्द होता है, तो ये क्या है हमारा विटामिन ए जो है, ठीक है। अगर इसका हम बात करें तो इसके द्वारा होने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण रोग थे, कमी हो जाए, इसका नाम पूछते हैं, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल, यही पूछे जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो इनके फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो C19H30O होता है। देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। यहाँ लिखने का उद्देश्य में लिए था, पेपर में पूछे नहीं जाते कि इसमें आपको देखे कि हाँ कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो ये ऑर्गेनिक, ठीक। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन ए कितने रूपों में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए जो है 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो आपने नाम सुना होगा विटामिन ए, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। और प्रो एक होता है प्रो विटामिन, क्या होता है, प्रो विटामिन, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो देखो विटामिन ए जो है अगर बात करें तो कितने रूपों में पाया जाता है, विटामिन ए जो है 2 रूपों, मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है प्रो विटामिन ए, ठीक है, क्या है, प्रो विटामिन ए। तो प्रो विटामिन जो ए है अगर बात करें तो ये विटामिन ए नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में जब ये पहुंचते हैं तो ये विटामिन ए में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि उपरोक्त में से कौन जो है विटामिन ए में बदल जाता है, ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखना प्रो विटामिन, ठीक है, जो है ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं और ये विटामिनों में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रो विटामिन ए का एग्जाम्पल क्या है, बीटा कैरोटीन, क्या है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं उसके बाद जो हमारे शरीर में पहुंचकर बीटा कैरोटीन किस में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ये हमारे शरीर में पहुंचता है और किस में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है। प्रो विटामिन इसको बोलते हैं प्रो विटामिन, ये यहाँ प्रो कर लीजिए आप लोग, ठीक है, प्रा लिखा है प्रो विटामिन ए, ठीक है, प्रो विटामिन ए, कैरोटिनॉइड, बीटा कैरोटीन, ठीक है, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम कैरोटिनॉइड, क्या है, कैरोटिनॉइड। ये देखिए लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कैरोटिनॉइड, ठीक है, प्रो विटामिन हो गया। चलिए अब इसके सोर्सेस अगर बात करें तो इसके सोर्सेस क्या है, जो बीटा कैरोटिनॉइड, ठीक है, कैरोटिनॉइड था प्रो विटामिन, गहरे हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, जैसे पालक है, मेथी है, इसके अतिरिक्त गाजर, ठीक है, शकरकंद, बीटरूट बोलते हैं शकरकंद को, ठीक है, मीठी मीठी होती है शकरकंद, कद्दू, कद्दू में कैल्शियम भी होता है, खाना चाहिए, दिमाग तेज होता है, कद्दू, आम, पपीता, मिर्च। हालांकि इनमें अगर बात करें तो पपीता जो है, आम है, आम में काफी विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए हमको मिलता है जब हम आम खाते हैं तो उसके बाद हमको विटामिन ए मिलता है, क्योंकि इसमें प्रो कैरो, ठीक है, कैरोटिनॉइड होता है और उससे हमको फिर क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। मिर्च, मिर्च में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, मिर्च में क्या होता है, विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला है अगर बात करें तो पहला हमने क्या देखा, विटामिन ए जो है वो 2 रूपों में हमको प्राप्त होता है, किसको, हमको प्राप्त होता है। पहला अगर बात करें तो प्रो विटामिन ए के रूप में, ठीक है, ये प्रो विटामिन ए जिसके सोर्सेस हमने देख लिए, ठीक है। अगला जो है विटामिन ए जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ये डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं रेटिनॉल, ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर रेटिनॉल नहीं है तो प्रो विटामिन ए ले लो, उससे भी हमको रेटिनॉल शरीर के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, ये सक्रिय रूप से पहले से ही विटामिन ए में होता है, किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसे हमारा शरीर सीधे उपयोग कर सकता है, क्या कर सकता है, डायरेक्ट उपयोग कर सकता है, जबकि उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रो विटामिन ए को, ठीक है, बीटा कैरोटिनॉइड बोलते हैं जिसको, याद रखिएगा। अगर बात करें इसके सोर्स, जिसको रेटिनॉल विटामिन ए के सोर्सेज क्या है, तो इनके सोर्सेस अगर बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, ठीक है, इसके उत्पाद वगैरह है, दही, घी, लिवर वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है इनके
ठीक है, इनसे हमको प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई प्रकार की विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो नेत्र संबंधित विकार है। कौन सा विकार है? नेत्र संबंधित विकार है, ठीक है, रात्रि अंधता, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगला है एक्जिमा और सूखी स्किन। स्किन पर भी इफेक्ट पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ता है? स्किन, ठीक है, सूखी सूखी से हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, ठीक है, ये भी हमें विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। फिर हमारा इम्यूनिटी, अगर बात करें, प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है, ठीक है, अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी हो। साथ ही साथ आंखों में अल्सर हो जाते हैं, जिनको क्रोनियल अल्सर के नाम से भी जानते हैं। आंखों में सूजन हो जाती है और एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। में लिखा था ना अभी मैंने, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, इसको नेत्र का सूखापन भी बोलते हैं, थैल्मिया, ठीक है, तो ये डिसीज हो जाती है जीरोप्थेल्मिया, पूछा जाता है। घाव बन जाएंगे आंखों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। बच्चों का विकास जो होता है वो क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, भारत सरकार का टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है, तो टीकाकरण कार्यक्रम में अगर बात करें तो विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्या दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है, ठीक है, और कितनी खुराकें दी जाती है? 9। कितनी दी जाती है? 9। 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है, याद रखना, ठीक है, विटामिन ए। ये साल वाले नहीं पूछते, टीकाकरण कार्यक्रम में बस विटामिन ए दिया जाता है, याद रखना थोड़ा, ठीक है। कभी पूछ ले कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए ही दिया जाता है टीकाकरण में, और कोई विटामिन नहीं दिया जाता है, ऐसे यही दिया जाता है विटामिन ए, ठीक। तो ये आपको बस रोग याद रखने हैं, ठीक है, कितने रूपों में पाया जाता है। तो एक तो डायरेक्ट विटामिन ए और दूसरा प्रोविटामिन ए, ठीक है। अगला अगर बात करें तो विटामिन बी, ठीक है, तो विटामिन बी कई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि ये जो 3 विटामिन है ना, कौन कौन से? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इनकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया, ठीक है। हालांकि सबका अलग अलग है, किसी में पर्सनीसियस एनीमिया होगा, किसी में मेगालोब्लास्टिक होगा, ठीक है। ओवरऑल आपको याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको याद रखना है कि इन तीनों की कमी से क्या हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। B6, B9, B12, B1 की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। पहले यहाँ देख लेते हैं फिर अंदर पढ़ेंगे। बेरी बेरी डिसीज हो जाती है, कमजोरी वगैरह आ जाती है। विटामिन B2 की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं कीलोसिस। क्या बोलते हैं? कीलोसिस, ठीक है, इसमें हमारे ओट वगैरह जो है, ठीक है, ये फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं। कीलोसिस या चीलोसिस भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। विटामिन B3, ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में, इसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को अभी देखेंगे, इसको बोलते हैं नियासिन, ठीक है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 की अगर कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। क्या बोलते हैं? पेलेग्रा, ठीक है, इसको 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। पेलेग्रा को हम 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 3D सिंड्रोम मतलब 3 बीमारियां इकट्ठा हो जाती हैं या 4 बीमारियां इकट्ठे हो जाती हैं और लास्ट में क्या आती है? मृत्यु हो जाती है, सही समय पर इलाज ना हो तो, ठीक है। इसलिए विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डिसीज हो जाती है और इसको हम 3D या 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे। विटामिन B5 की कमी हो, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं इसको हम, तो इसकी कमी होने पर अगर बात करें तो क्या होता है? इसकी कमी होने पर हमारे जो, ठीक है, बालों पर भी प्रभाव पड़ता है, बालों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हाथ पैर है ना, हमारे हाथ पैर वो कैसे हो जाते हैं? शून्य टाइप के। कभी कभी ऐसा लगता होगा शून्य शून्य से होगा या अजीब से जलन सी होगी, ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B5 की कमी से हाथ पैरों में शून्य जलन सी हो जाती है, एकदम शून्य शून्य से हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, अजीब अजीब सा लगेगा, मोटे मोटे भारी भारी अजीब सा। विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। बालों पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगला बात करें विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इतना घबराना मत, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नाम तो लिखे नहीं, मैं सारे लिख के बताऊं, अभी यहाँ पे अंदर होंगे। विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं? पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन B7, तो विटामिन B7 आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। बायोटीन से कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, हाँ, वेरी गुड,
तो इसकी कमी हो जाए तो हमारा हेयर फॉल होने लगता है। क्या होता है? हेयर फॉल, बाल झड़ते हैं। तो बस बाल नहीं झड़े तो विटामिन B7 जो के सोर्सेस हैं देख लेना और बढ़िया खाना खाने में, ठीक है। इसके बाद बात करें विटामिन B9, तो विटामिन B9 की अगर कमी हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी ना होने पाए इसलिए आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह की हमको गोली लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए कि इसकी कमी ना हो। विटामिन B9 को हम लोग अगर बात करें तो फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड। किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आयरन, फॉलिक एसिड की तभी गोली लेंगे। और लास्ट है विटामिन B12 जो, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने बताया। विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनो कोवालमिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइनो कोवालमिन। किस नाम से जानते हैं? साइनो कोवालमिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो दूसरा एनीमिया होता है, परनीसियस एनीमिया। इधर जो एनीमिया होता है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अगर कोई महिला जो है वो गर्भ से है तो उसका मिसकैरेज तक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन की कमी है। चलिए एक एक करके अब इनको अच्छे से देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B1, ठीक है। तो विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको बस इसमें याद क्या रखना है? आपको याद रखना है विटामिन का नाम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अगर इसके सोर्सेज क्या है और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए आता है। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं। ये शरीर के लिए अगर बात करें तो ये किसमें घुलनशील होता है? विटामिन B पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है ना, शुरू में ही बताया था। B और C वाटर सॉल्युबल, ADE फैट सॉल्युबल, ठीक है, पानी में घुलनशील होता है। ये थोड़ा ऐसे ही है, कुछ नहीं है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, के लिए आवश्यक होता है मेनली, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन वगैरह तो है मेनली तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है और स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए भी सहायक होता है। इसकी कमी हो जाए तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है, कमजोरी आ जाती है, ठीक है, बहुत किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत कमजोरी आ जाएगी। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। तो देख लेते हैं विटामिन B1 जो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो विटामिन B1 देखो, इसका जो फॉर्मूला है C17 C12 S17 N4OS, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, याद नहीं रखना है, ऐसे ही बता दिया है तुमको। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन, ठीक है। अगर बात करें तो विटामिन B1 के सोर्सेस क्या है, तो विटामिन B1 हमको भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है, जैसे कि अनाज, ठीक है, जो भी हम अनाज खाते हैं, गेहूं वगैरह, ठीक है, जो ग्रेन्स ले रहे हैं हम लोग, व्हीट, गेहूं हो, चावल हो, मक्का, ठीक है, जौ, ये हम खा रहे हैं, भुट्टे वगैरह, भुट्टे को ही मक्का बोलते हैं, ठीक है, ये इनसे हमको मिलता है। साबुत अनाज, होल ग्रेन, ठीक है, इनसे भी हमको मिलता है। ओट्स खाइए आप, ओट्स वगैरह, ओट्स में भी होता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कुछ नहीं खाओ, बस ओट्स दूध में डालो, ड्राई फ्रूट डाल लो, खा लो, हो गया नाश्ता, और बस मिल गया विटामिन B1 आपको, ठीक है। उसमें अगर अपने ड्राई फ्रूट डाल लिए तो आपको क्या मिल गया? माल्ट शुगर भी मिल गई, क्योंकि उसमें माल्टोज जो अपने देखा था ना, तो ड्राई फ्रूट में प्रेजेंट होता है वो, ठीक है, वो भी मिल गया, सब कुछ मिल गया उसमें आपको। अगर बात करें अभी फैट पढ़ेंगे हम लोग, फैट, तो फैट में देखेंगे दो प्रकार के होते हैं बसा, संतृप्त और संतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट में अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें आगे देखेंगे म्यूफा और, ठीक है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर बात करें पॉली, ठीक है, ये देखेंगे तो उसमें बताएंगे ड्राई फ्रूट के बारे में। तो विटामिन B1 के सोर्सेज क्या है? अनाज, साबुत अनाज वगैरह, दालें, ठीक है, इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और मीट, ठीक है, मांस, मांस में सब ज्यादातर सब कुछ ही होता है, ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं। लेकिन याद रखना, जो सुअर का मांस है पका के खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अच्छे से पकाओ, पकाओगे नहीं ना तो रोग हो जाएगा। कौन सा? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जब ये फैल रहा होता है ना, तो ये स्वाइन फ्लू सुअर के मांस से ही फैलता है, ठीक है। H1N1 वायरस कौन सा होता है? H1N1 वायरस पूछा गया है कई बार, H1N1। ऐसी बर्ड फ्लू का क्या होता है? H5N1। बर्ड फ्लू का क्या होता है? H5N1, ठीक है, बर्ड फ्लू का। तो मांस वास खूब खाओ, लेकिन बढ़िया अच्छे से पका के खाओ, जरा सा भी कच्चा रह गया ना तो वायरस तुम पे अटैक कर देगा। चलो, इसके अतिरिक्त अन्य सोर्सेज क्या है हमारे? नट्स वगैरह, ठीक है, बीज वगैरह, जो सीड वगैरह हम खाते हैं, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ठीक है, उसके बीज वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सब इसके सोर्सेज हैं।
अगर अंडे भी ले सकते हैं और दूध के बने सारे उत्पाद। ठीक है, याद रखना दूध में सब कुछ होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता, बाकी ज्यादातर सब कुछ होता है दूध में, आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, ये क्या है हमारे विटामिन B1 के सोर्सेज देख लिए। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो ये B1 है, ये क्या है B1। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से अगर बात करें तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के रोग, जिसमें प्रमुख एक है बेरी। ठीक है, क्या है बेरी, पेपर में यही पूछा जाता है बेरी। ठीक है, बहुत प्रभाव होते हैं अगर कमी हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण पूछा जाता है पेपर में बेरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बेरी अगर बात करें, इसमें मैंने बताया था कमजोरी होगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, तो दर्द वर्द होगा, हमारा नर्वस सिस्टम जो है उससे संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, अजीब सा लगेगा हाथ पैरों में। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। अब बेरी को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि नहीं पूछते, लेकिन याद रख लो, एक होता है ड्राई बेरी, एक होता है ठीक है हमारा वेट बेरी। क्या होता है, एक तो गीला और एक सूखा बेरी। ठीक है, तो ये नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है, बेरी भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हमारा तंत्र और मांसपेशियां अफेक्टेड होती है। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो है इसमें हमारा हृदय, हमारा ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट पड़ता है। इनमें क्या पानी का जमाव हो सकता है, इसलिए इसको वेट बेरी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। हालांकि ये आज तक पूछे नहीं गए, तो बेरी तक ही पूछा जाता है बस, और कोई रोग भी नहीं पूछे जाते। लेकिन मैंने सारे रोग बताए हैं जो विटामिन B1 की कमी से होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कोई आ जाए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है और पूछा वही जाता है। अगला है विटामिन B1 की कमी से हल्का देख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर्सकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, मतलब नर्व संबंधित डिसऑर्डर है, नर्व इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कब होता है, जब व्यक्ति बहुत अधिक शराब का सेवन करता है। ठीक है, जिससे कि उसमें क्या विटामिन B1 की कमी हो जाती है और वो उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, उसको मानसिक भ्रम होने लगता है। ठीक है, तो ये डिसीज हो जाती है जिसको हम कोर्सकॉफ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं, बस इनके थोड़े नाम नोट कर लो कि कभी पूछ लिए जाए तो। ठीक है, शराब पीने से हमारा जो ब्रेन है ना, देखो बताओ, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है ज्यादा अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो। ठीक है, हमारा जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, हमारे ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फोर मिड एंड हाइंड। जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, पिछला मस्तिष्क सबसे पीछे वाला, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम डैमेज हो जाता है और इसके कारण वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जो शराब पीने वाला व्यक्ति हो ना, वो सीधा नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता, उसका सेरिबेलम नष्ट हो जाता है, ये अफेक्टेड है। ठीक है, अगर बात करें तो ये मैंने ऐसे ही बता दी हो कि शराब यहाँ पे टॉपिक आया इसलिए। चलिए, लेकिन महुए की तरह फायदेमंद होती है, लेकिन ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलो, इसके अतिरिक्त बच्चों में इसकी अगर कमी हो तो उनका शारीरिक मानसिक विकास में भी ठीक है प्रभावित होता है। पता नहीं क्या ये प्रभावित होता है, कुछ प्रिंटिंग ऐसे ही था। ठीक है, मिस्टेक था। चलिए, अगला हम देखते हैं विटामिन B2। कौन सा विटामिन B2? ठीक है, तो विटामिन B2 को हम किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। सारे ही विटामिन क्या होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। ठीक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी विटामिन B होंगे या विटामिन C होंगे वो सब पानी में घुलनशील है। ठीक है, शरीर से ऊर्जा उत्पादन, त्वचा, बाल, आंखों की सेहत के लिए भी क्या होते हैं, ये अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसका हमको नाम याद रखना है, विटामिन B2 का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, नाम ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। राइबोफ्लेविन, आप फॉर्मूला याद करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, यानी ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब इनके सोर्सेस, तो विटामिन B2 के कुछ सोर्सेस हैं, क्या होते हैं अगर बात करें तो इनका जो सोर्सेस है हमारे दूध, मिल्क और सारे मिल्क प्रोडक्ट, जो भी दूध से बने हुए उत्पाद जो है। ठीक है, ये किसके सोर्सेस होते हैं, विटामिन ठीक है B2 के सोर्सेस हैं। मांस, ठीक है, विशेषकर लिवर। ठीक है, फिश लिवर ऑयल भी आता है। ठीक है, तो ये लिवर, मांसाहारी जितना नॉनवेज ज्यादातर उनमें विटामिन ठीक है ये B प्रेजेंट ही होता है। इसके अतिरिक्त दालें, ठीक है, जैसे मसूर की दाल, मूंग की दाल। ठीक है, लाल कलर का होता है मसूर, अंदर से छिलके हटा दो तो, ऐसी मूंग। ठीक है, तो ये जो है मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, मंगोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है विटामिन B2 के सोर्सेज है, इसलिए दाल खाना चाहिए डेली। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, ठीक है, शलगम। ठीक है, ये क्या, शलगम। शलगम इस तरीके से का स्ट्रक्चर होता है, जैसे चुकंदर होता है ना, उस तरीके का ही शलगम होता है।
ठीक है, ये ऊपर पत्ते लगे रहते हैं, उसमें इसकी सब्जी बनाते हैं, सलजम बोलते हैं उसको, सलगम, ठीक है। टर्निप ग्रीन, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, टर्निप, क्या बोलते हैं, टर्निप के नाम से जानते हैं, अच्छी लगती है सब्जी। इसके अतिरिक्त एग, अंडे, नट्स वगैरह, ठीक है, सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी के सीड वगैरह, बादाम, अनाज वगैरह, ठीक है, इनसे भी हमको विटामिन B1 प्राप्त होता है। ये कुछ नहीं है, ये ब्रेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आप खाते हैं जितने भी, इन सब में भी विटामिन B2 प्रेजेंट होता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से क्या होता है, तो देखो विटामिन, इसकी कमी से मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एक डिसीज होती है, आपको नाम याद रखना है, कीलोसिस। कौन सी डिसीज होती है, कीलोसिस, या कहीं कहीं आपको चीलोसिस भी लिखा मिलता है, ठीक है, हिंदी में आपको कहीं कहीं चीलोसिस भी लिखा मिलता है, याद रखना। CS से स्पेलिंग होती है, उसको चीलोसिस भी हिंदी में पढ़ लेते हैं कभी कभी। तो कीलोसिस या चीलोसिस, इसमें होठ वगैरह, मुंह, ये सब फट जाता है, त्वचा संबंधित है, ठीक है, ये पूछा जाता है। बाकी आंखों की समस्या है, इतना नहीं पूछते, हालांकि प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन वो किस पर है, मेनली हमारे विटामिन A पर, ठीक है, तो इसमें आंखों वाला नहीं पूछेंगे। चलिए, इसमें ये पूछेंगे कीलोसिस, ठीक। देखिए, मैंने बताया था हमारे त्वचा, ओठ वगैरह, मुंह, ये सूज जाते हैं, फट से जाते हैं, ठीक है, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चीलोसिस या कीलोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये है त्वचा, ओठ, मुंह, सूजन, इनमें सूजन होती है, जलन की समस्या हो सकती है, ठीक है, जिसे एंगुलर स्ट्रेप्टोमाइसिस और चैप्स लिप्ड भी कहा जाता है। मेनली इसको चीलोसिस या कीलोसिस कहते हैं, और यही प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, चीलोसिस। आपको तो बस ये याद रखना है, मुंह वगैरह फट जाता है, बाकी कुछ ये हम नहीं पूछते। अगला, गले मुंह में संक्रमण हो जाता है, यानी कि मुंह संबंधित, ठीक है, इस तरीके से इसमें संक्रमण हो सकता है, घाव हो सकते हैं, त्वचा संबंधित भी विकार हो सकते हैं, छाले वगैरह, इस तरीके से स्किन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, कई सारे, ठीक है। आपको अगर देखें तो इस रोग के प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन मेनली प्रभाव अगर बात करें तो मेनली प्रभाव क्या है इसका, अगर बात करें तो हमारे होठ वगैरह जो है वो फट जाते हैं, ठीक है। अगला है विटामिन B3, क्या है, विटामिन B3, ठीक है। तो विटामिन B3 को हम लोग नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, नाम पूछे जाते हैं, नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इससे आपको अगर बात करें तो इसका जो नाम आपको याद रखना है, नियासिन निकोटिनिक एसिड, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, चाहे तो याद रख सकते हैं, C6 से H6 से NO2 इसका, ठीक है, फॉर्मूला होता है। और अगर बात करें इसके द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो इसके द्वारा एक रोग होता है, मैंने बताया था पेलेग्रा। कौन सी डिसीज हो जाती है, पेलेग्रा डिसीज हो जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है, पेलेग्रा डिसीज हो जाती है, जैसे 3D या 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। होता यूं है कि इसमें 3D 4D सिंड्रोम में कई सारी बीमारी एकदम से हो जाती है। क्या होगा, आपका एकदम से आपको डायरिया हो जाएगा, ठीक है, आपको एकदम से बुखार आएगा, ठीक है, आप में पानी वगैरह की कमी हो जाएगी, डायरिया होता है तो क्या, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह सब होता है ना डायरिया में, आपको पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आपको बहुत कमजोरी आएगी, और अंततः क्या होगा, मानसिक भ्रम भी होगा, और अंततः आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। ये तो अगर बात करें हम लोग विटामिन B3, तो विटामिन B3 के सोर्सेस क्या है, ठीक है, मांस मछली वगैरह जो है, ठीक है, टर्की पक्षी होता है, ठीक है, इसका मांस, चिकन, मछली वगैरह। इसके अतिरिक्त पल्सेस, दालें, ठीक है, साबुत अनाज, होल ग्रेन, ठीक है, आलू, शकरकंद, ठीक है, दूध के बने उत्पाद, ठीक है, ये सब जो है हमारे विटामिन क्या है, B3 के सोर्सेज हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक वगैरह, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली है, ये क्या है, ब्रोकली लिखा है, ब्रोकली है। लेकिन ये सब खाने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि इनमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो अच्छी तरीके से इनकी सफाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो जितना खाओगे नहीं, फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो पालक, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी है, ब्रोकली वगैरह है, ठीक है, इनसे हमको विटामिन, ठीक है, ये B3 प्राप्त हो जाता है। अब इसकी कमी से देखिए, बताया था मैंने, पेलेग्रा डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज हो जाती है, पेलेग्रा डिसीज हो जाती है, ठीक है। इसमें 3D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और इसको कहीं कहीं 4D सिंड्रोम, मतलब 4 बीमारियों को इकट्ठा हो जाता है, मतलब लास्ट में मृत्यु ही हो जाएगी, इसलिए इसको 4D भी बोल देंगे। लास्ट में क्या, राम जी को प्यारे हो जाओगे, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो 4D की स्थिति आ जाएगी। जानते हैं इसमें देखो डायरिया होता है, क्या होता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, डिमेंशिया हो जाएगा, अजीब सी अध्यस्त दिमाग पर भी असर पड़ता है, डर्मेटाइटिस, स्किन भी अजीब सी सूखी सूखी सी हो जाएगी, जब डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन खराब सूखी होगी ना,
ठीक है, त्वचा पर रेसेस वगैरह आ जाएंगे, मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, पागलपन जैसा लगने लगेगा। ठीक है, पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तभी तो डायरिया हुआ है, और अंततः क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए लास्ट में जब मृत्यु आती है तो उसको 4D भी जोड़ने लगते हैं। ठीक है, याद रखना पेलेग्रा, यही एक डिसीज पूछी जाती है विटामिन B3 की कमी से, जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। बाकी स्किन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बताया था अभी। तो त्वचा संबंधित भी रोग हो जाएंगे, जैसे चकत्ते वगैरह पड़ते हैं, और ये लाल चकत्ते हैं ना, लाल लाल आपको धब्बे धब्बे दिखाई देंगे, ये कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए इनको नहीं इतना लेते हैं हम। ठीक है, हम मेनली क्या लेते हैं, डिसीज पेलेग्रा। बाकी लाल लाल चकत्ते तो कई सारे, मच्छर ने काट लिया तो लाल हो जाएंगे, चींटी ने काट लिया तो लाल हो जाएंगे, कई, अगर कोई एलर्जी हो गया तो लाल लाल हो जाता है। ठीक है, कई कारणों से हो सकते हैं, सूजन जलन भी होती है। ठीक है, ये सब भी अन्य प्रभाव इसकी कमी से बॉडी पर देखने को मिलते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं होंगी, जैसे डायरिया हो सकता है। ठीक है, मानसिक समस्याएं होंगी, ठीक है, भूलने की बीमारी, अब साथ में चले जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। अगला है, अगर बात करें हमारा विटामिन B5, कौन सा विटामिन, B5। ठीक है, ये भी अगर बात करें तो कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसे हम पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पानी में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है, पानी में। ये ना, ये थोड़ी मिस्टेक है, ऐसा फुल स्टॉप आना चाहिए, फुल स्टॉप की जगह ए लिखा है, तो आप लोग इतने समझदार हैं, कोई नहीं। ठीक है, पानी में घुलनशील है। शरीर, अगर बात करें ऊर्जा उत्पादन, हार्मोन की संश्लेषण, सिंथेसिस, ठीक है, सेल के फॉर्मेशन, कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका अगर हम नाम, तो नाम पहले ही बता दिया, पेंटाथोनिक एसिड इसका नाम है। क्या है इसका नाम, पेंटाथोनिक एसिड है। फॉर्मूला याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे नहीं करिए, पूछेंगे नहीं। ठीक है, अगर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन B5 को, इसके कुछ सोर्सेस, ठीक है, मांस मछली तो सब में ही है, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो मांस मछली खाओ, उनको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मांस मछली पका के खाओ, तो विशेषकर जो फिश लिवर है, मुर्गा मछली वगैरह। ठीक है, इसमें बोलते हैं ना, बंगाली लोग जो है मछली खाते हैं, बोलते हैं उसमें दिमाग तेज होता है। ठीक है, इसलिए होता है, सब तो मिलता है उनको मछली खाने से, तो इसलिए होगा। जब सारे पोषक तत्व तो मिलेंगे तो दिमाग तो अपने आप काम करेगा ना। आप वेजिटेरियन वालों को भी सब मिल सकता है, वो भी बस ऐसा है, वो मोमोज वोमोज नहीं खाए, बर्गर वगैरह नहीं खाए। ठीक है, हेल्दी चीजें खाएं। इसके बाद अगर बात करें होल ग्रेन साबुत अनाज, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। ठीक है, चावल से कौन सा कल पेय पदार्थ बताया था मैंने, बताओ, चावल से पेज बताया था ना कल, पेज। ठीक है, याद पढ़ा करो, चल पेज भूल जाओ, अभी हम यहाँ आते हैं। हम इसके अतिरिक्त दालें, ठीक है, दूध के उत्पाद वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इनसे भी हमको विटामिन B5 की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कि हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसके अतिरिक्त आलू अंडे में भी विटामिन B5 पाया जाता है। देखो ऐसा है, किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन पाया जाता है इन सब में। ठीक है, अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वो समस्याएं अगर क्या क्या है, देखो विटामिन B5 की कमी हो जाए तो इसमें, जैसे पेलेग्रा में होता था ना विटामिन B3 की कमी से, उसी तरीके थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, हाथ पैरों में एकदम से कमजोरी सी आ जाएगी। ठीक है, अजीब सा कमजोरी सी आ जाती है। विटामिन B5 में भी कुछ कुछ लक्षण कैसे दिखाई देने लगते हैं, जैसे विटामिन B3 की कमी में होते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ सिम्टम्स हमको विटामिन B5 की कमी में भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि पेलेग्रा हो जाएगा, पेलेग्रा विटामिन B5 में नहीं होता, पेलेग्रा किसमें होता है, विटामिन B3 में, लेकिन उसकी तरीके से कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, सिम्टम्स तो हो सकता है कि वो नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है। सिम्टम्स दिखाई लगते हैं, त्वचा पर क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, बताया था, हाथ पैरों में जलन सी होती है, तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। बालों पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बालों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर बात करें इसकी कमी से क्या होगा, दर्द, कमजोरी मांसपेशियों में होती है, कहाँ होती है, मसल्स में। ठीक है, दर्द होगा, मसल्स में क्या होती है, कमजोरी सी आ जाएगी। ठीक है, कमजोरी कमजोरी सा फील होता है विटामिन B5 से अगर कमी हो। हमेशा हम थके थके रहेंगे, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। ठीक है, थकान हो जाती है, मानसिक भ्रम की स्थिति ऐसा उत्पन्न होने लगती है, जो कि पेलेग्रा में भी था ना, मानसिक भ्रम। तो इसलिए बोलते हैं कि पेलेग्रा जैसी थोड़ी थोड़ी कंडीशन उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक दुर्लभ स्थिति जिसे हम एडिशन डिसीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड की कार्य प्रणाली भी प्रभावित हो जाती है इसके कारण। ठीक है, तो हालांकि जो एडिशन रोग है वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है, उसके हार्मोन के कारण होता है, लेकिन ये जो वर्क ढंग से नहीं करती। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, याद रखना।
एडनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर होती है, दो भागों में बटी होती है, एडनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। जिसमें कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, ठीक है, और मेडुला भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कैसे हार्मोन होते हैं? ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं ना, लड़ो दौड़ो भागो, इस तरीके से, ठीक है। एपिनेफ्रिक नॉन, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिक, नॉन एपिनेफ्रिक बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं, इधर आते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो है उसका कुछ अन्य काम भी होता है। मेन काम क्या होता है? कमजोरी सा फील होगा, ठीक है, हाथ पैरों में जलन होती है, तो इसके मेन हो गए कि इसकी कमी होती है। लेकिन अगर कुछ अन्य आपको भी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बसा के स्तर को भी ये कंट्रोल करता है। क्या करता है विटामिन B5? हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, फैट, इसको भी मैनेज कंट्रोल करने का काम करता है। हार्मोन का बैलेंस बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तंत्र से संबंधित कार्य में भी, ठीक है, उनको रेगुलेट करके रखने का काम करता है। लेकिन मेन इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है? जब इसकी कमी हो जाती है, हाथ पैरों में जलन सी होने लगती है, ठीक है, कमजोरी सी आती है, ठीक है, पैलिग्रा जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। चलिए, इसके बाद है विटामिन B6। क्या है? विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक सेकेंड। चलो, विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? C8H11NO3 है, ठीक है, इसका सूत्र होता है। और ये किन किन से अगर प्राप्त होता है विटामिन B6? तो विटामिन B6 की सबसे पहले कमी हो जाए ना तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है, याद रखना। B6, B9 और B12 तीनों की कमी होने पर क्या होता है? एनीमिया डिसीज हो जाती है। इसके सोर्सेज जो है वो है मांस, ठीक है, मांस, मछली वगैरह जो भी है, ठीक है, हमारे आलू, केला, ठीक है, केले में हमको विटामिन B6 मिलता है। केले से कैल्शियम भी मिलता है। क्या मिलता है? केले से कैल्शियम, ठीक है। मध्य प्रदेश में केला उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बुरहानपुर, ठीक है। चलिए, होल ग्रेन, बीन्स वगैरह, दालें, गाजर, ठीक है, ये जो है हमारे किसके सोर्सेस हैं? अगर बात करें गाजर विटामिन ए में भी, ठीक है, गाजर में विटामिन ए भी होता है। कौन सा विटामिन होता है गाजर में? विटामिन ए, ठीक है, याद रखना, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भी होता है इसके अतिरिक्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीजों में एक ही विटामिन हो। देखो, हम मांस, मछली, अंडा सब देख रहे हैं, दूध, सब, उसमें कई सारी विटामिन है, ठीक है। तो इसलिए गाजर, नहीं तो बहुत से लोग सोचे गाजर उधर थी तो क्या हुआ, गाजर में ये भी है, लेकिन उधर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, ठीक है, के जो प्रो विटामिन थे वो थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या डिसीज हो सकती है? विटामिन B6 की कमी हो जाती है अगर बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, जो पूछा जाता है, क्या एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया डिसीज याद रखना है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया डिसीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हरे पत्तेदार वगैरह सब्जी खानी चाहिए, चुकंदर वगैरह खाना चाहिए, ठीक है, चुकंदर, ठीक। इसके बाद मनोविकार, अवसाद, चिड़चिड़ापन होता है। भाई जब ब्लड की कमी होगी, क्या ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बॉडी में, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हमारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन का अगर बात करें 20 से 25% यूज कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन ही कर रहा है। कौन करता है? ब्रेन। सबसे ज्यादा ब्रेन को चाहिए रहता है, ठीक है। जो भी एनर्जी है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब खाना खाते हो तो माल्ट, ठीक है, ब्रेन को भी तो जरूरत पड़ती है ना, पढ़ते हो ब्रेन को जरूरत पड़ती है ना, अजीब सा लगने लगता है अगर नहीं खाओ तो इसलिए जब ब्लड की कमी होगी तो कुछ भी चीज होगा, ब्लड से ही तो जाता है, हमारे बॉडी के हर कोशिका में, पार्ट में पहुंचता है ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। अब ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी तो चिड़चिड़ापन तो अपने आप होगा ना, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो मनोविकार, मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, त्वचा संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। लेकिन मुख्य क्या है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया, ठीक है। इसकी कमी से अगर बात करें तो पश्चिमी, पता नहीं ये कुछ, हाँ, ये पेरीफेरल बोलते हैं इसको, पश्चिमी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पेरीफेरल, ठीक है, वो ट्रांसलेशन थोड़ा गलत था। इसकी कमी हो जाए तो पेरीफेरल, ठीक है, न्यूरोपैथी डिसीज भी हो सकती है, ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सही नहीं लिखा है, डिसीज होती है जिसको बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी डिसीज हो सकती है। ये पूछते नहीं है इसलिए मत नोट करो, आपको बस यही पूछेंगे एनीमिया, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछते। इसमें कमी से कौन सी डिसीज होती है? एनीमिया। बस विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 तीनों से एनीमिया होता है, ठीक है। बस अभी बता दूं कि B9 से कौन सा एनीमिया और B12 से कौन सा एनीमिया, ठीक है, ज्यादातर ये पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। अगला है विटामिन B7। तो विटामिन B7 का नाम अगर बात करें तो क्या होता है? बायोटिन। नाम पूछते हैं, क्या है? विटामिन B7 का नाम बायोटिन है।
सूत्र इसका C10H16N2O3S होता है। ये भी क्या है अगर बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है। कैसा है? वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन बी ऑर्गेनिक है, ठीक है, कंपाउंड है। कहां से प्राप्त होता है? अंडों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? अंडों, ठीक है, अंडे से प्राप्त होता है। अगर बात करें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, बादाम, अखरोट, सूरज, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, इनका जो बीज वगैरह है तेल वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। मछली, ठीक है, मछलियों में, मीट वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जिगर, अच्छा बताओ जिगर मतलब क्या होता है? उधर लिखा होगा, हाँ वेरी गुड, ठीक है, उधर लिखा होगा इसलिए इसको लिवर बोलते हैं। बहुत सारे लोग जिगर को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, हार्ट बोल देते हैं। हार्ट अलग होता है, ठीक है। जिगर जो है वो हमारा क्या? लिवर होता है। क्या होता है? लिवर होता है, ठीक है, याद रखना। तो फिश लिवर ऑयल, लिवर होता है, लिवर से तो ऑयल तो उससे प्राप्त होता है। डेयरी प्रोडक्ट जो है इससे भी हमको, ठीक है, प्राप्त होता है विटामिन B7। इसके अतिरिक्त तो होल ग्रेन, ठीक है, सब्जियां, शकरकंद वगैरह, ठीक है, पालक, फलियां, बीन्स वगैरह, इनमें भी विटामिन B7 प्राप्त होता है। विटामिन B7 की कमी से देखो सबसे पहला यही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे, बालों का झड़ना पहले नंबर पे, ठीक है। एलोपेशिया बोलते हैं बालों का झड़ना, ये नहीं डायरेक्ट बालों का झड़ना ही पूछ लेते हैं, बालों का झड़ना, ठीक है। बाल किससे झड़ते हैं? विटामिन B7, ठीक है। हालांकि बालों पर इफेक्ट जो है B5 के द्वारा होता है, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। B5 में बालों का नहीं पूछते, ठीक है। हाथ पर में जलन वगैरह कमजोरी का पूछते हैं उसमें। और बालों का झड़ना किससे पूछेंगे? B7, ठीक है। हेयर प्रोडक्ट बायोटिन होता है ना, याद रहेगा। तो जब पर दाने आ जाते हैं, दाने तो कई कारणों से भी आते हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं पूछा जाता। नाक, हाथ, मुंह इत्यादि के आसपास छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, इसकी कमी हो। नाखून टूटने लगते हैं, लेकिन नाखून अन्य कारणों से भी टूटते हैं, इसलिए ये भी नहीं पूछते, ठीक है। ये भी प्रभाव होते हैं, लेकिन प्रमुख पूछा जाता है, ठीक है, जो स्पेशल है। इसके अतिरिक्त थकान, कमजोरी, तो हमने देखा था थकान कमजोरी तो कई विटामिन की कमी से हो रही थी, तो ये भी नहीं पूछे जाते। तंत्रिका संबंधी डिसीज, जो कि हमारा तो विटामिन B1 की कमी से भी हो रहा था, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं पूछते। तो क्या पूछते हैं? बालों का झड़ना, ठीक है। हालांकि ये सारे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं साथ साथ में। तो ऐसा होता है अगर ये सिम्टम्स है तो कहीं हमको विटामिन B7 की कमी तो नहीं है, हो सकता है, या फिर विटामिन B3 की कमी तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी अब साथ में चले आते हैं, ठीक है, कि अब विटामिन B5 की कमी तो नहीं है। लेकिन अगर मेन बाल झड़ रहे हैं तो इसकी कमी हो सकती है, ठीक है। चेक करा लीजिए, डॉक्टर से सब पता चले आता है। तो पूछा यही जाएगा, बालों का झड़ना किस विटामिन से? विटामिन B7, ठीक है। इसके अतिरिक्त मसल्स, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन वगैरह होती है, तो मांसपेशियों में ऐंठन कई कारणों से हो सकती है। टिटैनी वगैरह भी होता है, अभी अपन देखेंगे आगे, टिटैनी मिनरल्स में देखें उसमें भी होता है, ठीक। तो बायोटिन जो है वो मेनली किसके लिए? स्वस्थ बालों के लिए काफी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्किन, नाखून, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि बालों के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, ये जरूरी है। और इसकी अगर कमी हो तो डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे बालों पर पड़ता है, ठीक है, हेयर फॉल होने लगता है। चलो इसके बाद अभी और भी है, अभी और भी विटामिन है, एक सेकेंड, सारे विटामिन है। चलो टाइम होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कल इनको आगे डिटेल में देखेंगे। तो हमने कहां तक देख लिया था? विटामिन B1 देख लिया, विटामिन B2 देख लिया, विटामिन B3 देख लिया, विटामिन B5 देखा, विटामिन B7 देखा, विटामिन B9 देखा, विटामिन B12 देखा, ठीक है। इधर विटामिन A देख लिया। ए में हमको क्या याद रखना है? ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, क्या होता है? रतौंधी डिसीज हो जाती है। और विटामिन ए जो है इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। बाकी प्रो विटामिन जो है वो दूसरा है, ठीक है, उसमें विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। प्रो विटामिन जो है वो बीटा कैरोटिनॉइड, वो विटामिन ए में बदल जाएगा, लेकिन विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल।
रतौंधी, ठीक है। अगर बात करें बिट्रोटिस स्पॉट, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ये मेनली डिसीज होती है। विटामिन B1 की अगर बात करें तो विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन। किस नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जानते हैं। आपको ये मुख्य याद करना है, ठीक है, थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज होती है, वेरी डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन B2 जैसे कि हम किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन। किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो ये डिसीज हमारे मुंह वगैरह ही फटते हैं, चिलोसिस, ठीक है, क्या कीलोसिस बोलते हैं इसको, कीलोसिस डिसीज हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से डिसीज होती है जिसके हम पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। 3D या 4D सिंड्रोम, ठीक है, डायरिया, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, मानसिक अवसाद, अंततः मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसका नाम जो है वो क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B5 जिसे पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो हाथ पैर हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जलन होती है, उनमें सूजन सुनने से हो जाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कमजोरी वगैरह भी आती है, हेयर पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। विटामिन B7 इसे बायोटिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बायोटिन के नाम से जानते हैं। हेयर फॉल, इससे क्या होता है हमारा, हेयर फॉल, ठीक है, बाल झड़ते हैं, ठीक है, अन्य सिम्टम्स है बाल झड़ते हैं, मेनली याद रखना है। विटामिन B9, B6 रह गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, विटामिन B6 यहाँ रह गया, मैं यहाँ लिख देती, ठीक है। विटामिन B6, विटामिन B6 की जब कमी होती है तो क्या होता है, ठीक है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने चाहिए, चुकंदर वगैरह का, ठीक है, ये खाना चाहिए। दूध तो सब में, दूध में सभी होता है। इसका नाम अगर बात करें तो पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 की बात करें, कहां तक हो गया था हमारा, ये हो गया था 7 तक हो गया था। विटामिन B9, विटामिन B9 जो है उसको फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है। कोई फिश मीट वगैरह जितना भी है, ठीक है, अंडे वंडे, सबसे हमको जो दूध है, दूध से बने उत्पाद हैं, सब्जियां हैं हरी, इन सबसे हमको विटामिन B9, हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन B9 प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखना है। मशरूम वगैरह इनमें भी, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ये सब हमको प्राप्त हो जाता है विटामिन B9। और इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, लेकिन उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा, मेगालो, ये नहीं पूछेंगे तुम लोगों को, सिर्फ डायरेक्ट एनीमिया पूछते हैं, ठीक है, जो ज्यादा डीप होते हैं उनमें पूछा जाता है, इसमें इतना नहीं पूछे जाएंगे। मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है, चाहो तो नोट कर सकते हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था में, ठीक है, अगर इसकी कमी है, एनीमिया है, तो मिसकैरेज तक हो सकता है, ठीक है, गर्भवती को। अगला है विटामिन B12, ठीक है, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, और उस एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। कल इसको पीपीटी में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, पीपीटी वहां तक ही थी नहीं, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, परनीसियस एनीमिया, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और इसका नाम जो है विटामिन B12 का वो है साइनोकोबाल्मिन। क्या है, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, तो कल फिर उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गए। इसके बाद विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक है, अगर इसके बाद अगर बात करें तो विटामिन ए और विटामिन बी के बाद फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। विटामिन सी जो है ये किसमें घुलनशील होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। डी और ई के जो होंगे वो किसमें होंगे, फैट सॉल्युबल होंगे। विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, उनमें प्राप्त होता है। नींबू है, मौसम्बी है, आंवला है, टमाटर वगैरह में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। विटामिन सी मिर्ची में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इतना मिर्ची थोड़ी ना खाएंगे, ठीक है, आंवले वगैरह खा लो। इसकी कमी हो जाए अगर बात करें तो हमको एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी डिसीज। कौन सी डिसीज, स्कर्वी डिसीज। मसूड़े वगैरह हमारे प्रभावित होते हैं, ठीक है, ये कल अच्छे से और बताएंगे आपको। इसके बाद अगर विटामिन डी देखें तो विटामिन डी जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये दो रूपों में पाया जाता है, अर्गो
और कॉली, ठीक है, अर्गो और कॉली, प्लांट और एनिमल से प्रेजेंट हमको मेनली उसमें पाया जाता है, अर्गो और कॉली, ठीक है। हमको प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट विभिन्न प्रकार के उनसे हमको प्राप्त होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, 2 रूपों में पाया जाता है, ठीक है, D2 और D3 बोलते हैं इनको। तो इसकी अगर कमी हो जाए विटामिन डी की तो हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं, ठीक है, हड्डियां प्रभावित होती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाए, याद रखना है। विटामिन डी के सोर्सेस क्या है? फ्री का सोर्स है सन, सूर्य का प्रकाश। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो दूध से बनी हुई वस्तुएं, ठीक है, अगर कुछ जो तेल होते हैं उनमें भी हमको विटामिन डी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की अगर विटामिन डी की कमी हो तो एक रोग होता है बच्चों में जिसे बोलते हैं रिकेट डिसीज, ठीक है, और बड़ों में एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाँ, महिलाओं की वो पोरोसिस विटामिन डी नहीं है, वो अलग है, ठीक है। हाँ, इसके बाद है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है, ठीक है, ये भी क्या है? फैट सॉल्युबल है, ठीक। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या इस नाम से आते हैं? टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसका प्रभाव अगर बात करें, इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं भाई, सुंदरता का विटामिन है। कौन सा विटामिन है? सुंदरता का विटामिन है। फेशियल वेशियल करवाओ तो इसका वो मसाज वगैरह करते हैं, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई, ठीक है। इसकी कमी हो तो नपुंसकता होती है। क्या होती है? नपुंसकता, स्टेरिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी जो पावर है वो कमजोर आती है इसकी कमी से। अन्य फैक्ट भी है लेकिन ये पूछे जाते हैं। ब्यूटी विटामिन है, ठीक है। अगर बात करें जनन क्षमता में कमी इसके कारण होती है, ठीक। इसकी भी सोर्सेज अगर बात करें तो हरी पत्तेदार वगैरह सब्जियां वगैरह इसके सोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बादाम, आलमंड में भी विटामिन ई होता है, देखा होगा आपने, आलमंड ऑयल में भी विटामिन ई होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह में प्रेजेंट होता है। विटामिन के अगर बात करें तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन जो के है इनका सोर्स भी हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह होती हैं, ठीक है। विटामिन के की अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे रक्त की जो, ठीक है, हाँ, क्लॉट, स्कंदन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्कंदन, ठीक है, हिंदी में स्कंदन, क्लॉट, तो वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो कल थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे हैं, अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम ये बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए आप लोग।